जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आज से आप सभी मित्रों के प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों कराना स्टार्ट करूंगा। दोस्तों आज आपका प्रीवियस ईयर पेपर 2023 यानी कि 2023 में दोस्तों आपका पेपर कैसा आया था उसको आप देख पाएंगे और पूरा सोल्यूशन दोस्तों आप आज की क्लास में देख पाएंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों जरूर लगाइएगा, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर ही दोस्तों यदि आप जाते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि दोस्तों पूरा सेम टू सेम पूरा पैटर्न दोस्तों यही रहता है एग्जाम का, और प्रीवियस ईयर से भी दोस्तों जो एग्जाम में आपके प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से देखिएगा। पूरा पैटर्न दोस्तों आपको समझ में आएगा और आपको भी एहसास होगा कि मैं 1 घंटे में जो मैं प्रश्न कराऊंगा 18 प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर 2023 कराऊंगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आपको अपनी टाइम भी मेंटेन करना है। टाइमिंग यदि आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको 1 घंटे में 18 प्रश्न करने हैं, और 18 प्रश्न दोस्तों तभी आप कर पाएंगे जब प्रीवियस ईयर पेपर को दोस्तों का 1 घंटे के अंदर ही आप सॉल्व कर लें। ठीक है, तो 4-5 मिनट पहले ही आपका पेपर दोस्तों 1 घंटे के अंदर ये सॉल्व हो जाता है, तब जाके आप वो पेपर दोस्तों आप कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि प्रीवियस ईयर का पेपर या 2-4-5 मिनट पहले नहीं हो तो एग्जैक्ट दोस्तों 1 घंटे में हो जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं प्रश्न कराऊंगा, आपने पूरी तैयारी की, मैं आपको पूरा सिलेबस डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं। आज से आपको प्रीवियस ईयर के पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने विधिवत से आपको क्या सिलेबस के साथ प्रैक्टिस भी करवा दी है। अब दोस्तों आप प्रीवियस ईयर पेपर की जो मैं करा रहा हूँ इससे क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, और फटाफट उत्तर, मेरे उत्तर देने से पहले आप फटाफट उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ज्यादा देर नहीं करता हूँ, सीधे दोस्तों क्लास पे चलता हूँ। ध्यान समझिए क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहले दोस्तों क्या एग्जाम में आपसे आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों क्या है, आपसे पूछ रहा है x³ प्लस का 2x² प्लस 5x प्लस 10 का गुणनखंड कीजिए। दोस्तों ध्यान समझिएगा, x³ प्लस 2x² है, इसमें से देखिए क्या कॉमन मिलेगा आपको। देखिए x² कॉमन मिल जाएगा भाई, x³ प्लस का 2x² में से x² कॉमन मिलेगा तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, x³ में से जब x² कॉमन लेने को तो x कितना बचेगा, यहाँ x² दोस्तों कॉमन हो चुका तो क्या बचा प्लस का 2। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ देखिए क्या कॉमन मिलेगा, प्लस का 5 कॉमन मिल जाएगा। जब आप प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x यहाँ, और 5 दूनी 10 होता तो 2। अब देखिए यहाँ कॉमन दोस्तों आपको क्या मिला, x प्लस 2 कॉमन मिल गया, तो यहाँ भी x प्लस 2 है तो x प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो दोस्तों नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये तो कॉमन हो गया, तो x² और प्लस का 5, यानी जिस भी ऑप्शन में होगा ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए x प्लस 2 और x² प्लस 5। अच्छा आगे पीछे लिखा मल्टीप्लाई में 3 इंटू 5 करेंगे तब भी दोस्तों 15 प्राप्त होगा, और 5 इंटू 3 करेंगे तब भी आपको 15 ही प्राप्त होगा। बात समझ में आए, तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी कि दोस्तों क्या x प्लस 2 और x² प्लस 5। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो गया। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन दोस्तों सेकंड कह रहा है आपसे, यदि log 3 की पावर x प्लस 2 बेस ए बराबर log 243 बेस ए तो x का मान बताइए। देखिए ध्यान से इसको लिख सकते हैं, log बेस ए 3 की पावर x प्लस 2 बराबर 243 को दोस्तों मैं लिख सकता हूं log a 3 की पावर 5, क्या 3 की पावर 5 लिख सकता हूं नहीं। अब देखिए यहाँ बेस इक्वल, यहाँ दोस्तों ये इक्वल, ठीक है, आधार इक्वल, तो दोस्तों यहाँ क्या घाते भी हमारी इक्वल हो जाए। जब घाते इक्वल हो जाएंगे दोस्तों क्या, तो यहाँ देखिए x प्लस 2 बराबर 5 हो जाएगा। भाई देखिए यहाँ log 3a, यहाँ log 3a पढ़े तो बात देखिए ये सारी चीज बराबर है, तो यानी क्या पावर भी बराबर हो जाएंगी, तो x प्लस 2 बराबर 5, 2 को उठा के उधर भेजे तो x बराबर 5 और प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो x बराबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका पहला सही हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, अगला देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा दोस्तों, बहुत जबरदस्त दोस्तों पेपर 2023 वाला आया था। तो यदि हल्के में लेंगे आप तो होगा नहीं, इसलिए हल्के में मत लीजिए, पेपर दोस्तों बहुत जबरदस्त आया है। कह रहा एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर, एक कमरा है जिसके फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर, यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर। जो कमरा है आप जिस कमरे में इस समय मान लीजिए पढ़ रहे हैं आप, तो उस कमरे की दोस्तों जो फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, यानी कि क्षेत्रफल में दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई शामिल होता है, यानी कमरे जिस कमरे में आप इस समय पढ़ रहे हैं देखिएगा उसकी लंबाई भी होगी उसकी चौड़ाई भी होगी, तो लंबाई गुणे चौड़ाई तो क्षेत्रफल होता, वो आपको 48 वर्ग मीटर दे रखा है। कह रहा उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो कमरे की ऊंचाई जिसमें पढ़ रहे उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो बताइए पूछ रहा है तो उस कमरे का आयतन क्या होगा। आज जानते हैं आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए कमरे के क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई आ जाएगा, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई ये आ गया, और इंटू क्या होता है ऊंचाई, तो ऊंचाई दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया, देखिए 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 हो गया, और 5 को 20 4 24, 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 को 20 और 4 24, 240 कितना 240 ये आ गया मीटर क्यूब। ठीक है, आयतन है तो मीटर क्यूब में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला दोस्तों आपसे कह रहा है
क्या 6th रूट 2/5 का घातांकीय रूप लिखे। तो बहुत आसान है, 2/5, ये देखिए पहला ही ऑप्शन होगा 2/5, जो जिसका घातांकीय रूप कहता है तो 2 वो जो रूट के अंतर है उसको वैसे का वैसे रखेंगे, और जो दोस्तों यहाँ पर लिखा होता है वह 1/, करके लिखते हैं। 1/, जैसे लिखा होता x की पावर, जैसे x रूट 3 या 2 लिखा, तो 2 यहाँ लिखा ही नहीं जाता है, ये माना ही जाता है 2, तो उसको क्या लिखते हैं, x की पावर 1/2 लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा होता क्यूब रूट x, तो इसको क्या लिखते हैं, x की पावर 1/3। यानी कि दोस्तों क्या जो कुछ यहाँ लिखा होता है वो 1/, के चला जाता है। तो यहाँ 6 लिखा था, इसलिए 1/6 हो गया, अंदर वाला सेम टू सेम रहता है। क्लियर हो गई कितनी बात, कितनी क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है 5th नंबर, यदि a बराबर x सच दैट x विषम संख्या, और x क्या है, विषम संख्या है, x ग्रेटर r इक्वल टू 3, जो x की वैल्यू है वह ग्रेटर r इक्वल टू 3, यानी कि 3 और 3 से बड़ी होगी, 3 और 3 से बड़ी होगी, वो भी कैसी, विषम संख्या है, और b बराबर इतना है तो b माइनस a चाहिए। ध्यान समझिएगा, क्या x की वैल्यू, यानी दोस्तों क्या सेट a हमारा क्या बनेगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, सेट a दोस्तों हमारा बनेगा क्या, ध्यान समझिएगा, सेट ए क्या बनेगा, x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी, तो 3 दोस्तों हमारी विषम संख्या तो शामिल हो जाएगी, 3 के बाद दोस्तों 5 हमारी विषम संख्या, उसके बाद दोस्तों कौन सी, 7 हमारी विषम संख्या है, 7 के बाद दोस्तों 9 विषम होगी, बिल्कुल होगी, 9 के बाद 11, 11 के बाद दोस्तों 13, बहुत हो गया ऐसा, देखिए कि इसमें क्या है, इतना ही, तो इतना बहुत लिख लिया आपने, ठीक है। उसके बाद देखिए b दोस्तों हमारे पास जो है कितना, 2 3 5 6 7 और 8। अब देखिए आपसे पूछा b माइनस ए, यानी कि b के ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो a में नहीं है, b के ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो a में नहीं। तो देखिए a में क्या क्या नहीं है, b के ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो a में नहीं है, तो देखिए 2 b में नहीं है, यहाँ देखिए 3 5 है, 6 b में नहीं है और 8 नहीं, यानी कि 2 6 8 ऐसे एलिमेंट होंगे जो b माइनस a होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 6 8, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों हमारा कौन सा सही, चौथा सही होगा। क्या कह रहा है, b माइनस, यानी कि b में से a को घटाना है, b में से a को घटाना है, देखिए घटाएंगे तो देखिए इसमें 3 है तो इसमें 3 है तो हट जाएगा, इसमें 5 है और इसमें भी 5 तो भी हट गया, यहाँ 7 है यहाँ भी 7 हट गया, पर 2 6 8 ये सब संख्याएं हैं, ऊपर वाला सेट विषम संख्या है, इसलिए इसमें शामिल ही नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 4 सही होगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर दोस्तों हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न की चर्चा करते हैं। चलिए फटाफट नोट करिए। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से नोट कर लिया। अब दोस्तों देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। स्क्रीन डाल लीजिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। 6ठा नंबर, इस वस्तुनिष्ठ और अति लघु उत्तरीय एक नंबर की पूछे जाते हैं। 6ठा नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, यदि 5, 15, x एवं 105 समानुपाती हैं, तो आपसे कह रहा है तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान समझिए, समानुपाती दोस्तों आप जानते ही क्या होता है, 5 15 x एवं 105 समानुपाती हैं, समानुपाती हैं। ये तो दोस्तों आपसे कहा, जब ये समानुपाती है तो क्या लिख सकते हैं इसको, 5:15 और समानुपात x अनुपात 105। आप जानते हैं इसको 5:15 को लिख सकते हैं, 5/15 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और समानुपात जगह बराबर लगाते हैं, मैंने बहुत सारे प्रश्न कैसे कराए हैं। और x/105 अनुपात का मतलब क्या, अंश बटे हर लिख सकते हैं। देखिए 5 × 5 5 3 15, ठीक है। तो क्या बचा जाके आपके पास 1/3 बराबर x/105। ठीक है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3x बराबर 1 की मल्टीप्लाई 105 से करेंगे तो 105 रहेगा, जो गुणे में कहा जाता है दोस्तों बटे में, इसलिए 105/3। तो क्या होगा, 3 × 3 3 3 9 3 3 3 9 1 15 हो गया, तो 3 5 15, x बराबर दोस्तों 35 आ गया। तो आपसे पूछा था x का मान बताएं, अतः x बराबर 35। दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए फटाफट नोट करिए। नेक्स्ट देखिएगा,
कह रहा है चेक कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है चेक कितने प्रकार के होते हैं। चेक दोस्तों जिससे पैसा निकाला जाता है बैंक में, वही पूछ रहा। चेक कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से होते हैं। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, चेक दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो लिखिएगा चेक, जिस तरीके से आंसर दिया मैं उसी तरीके से लिख रहा हूं। चेक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उनके नाम भी दोस्तों लिखिएगा, होते हैं। पहला देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट दोस्तों आपसे कह रहा है वाहक चेक। वाहक चेक या दोस्तों इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं बियरर चेक, या दोस्तों इसी को कहते हैं धारक चेक। वाहक चेक कहें चाहे बियरर चेक कहें या धारक चेक, आगे लिख लीजिएगा। दूसरा दोस्तों जो आपका होता है आदेशित चेक। आदेशित चेक, इसी को दोस्तों आर्डर चेक भी कहते हैं। आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, इसका दूसरा नाम है आर्डर चेक। तीसरा दोस्तों जो आपका होता है रेखांकित चेक। रेखांकित चेक दोस्तों मैंने क्या इसको प्रैक्टिस सेट में भी लिया है, इसी को कहते हैं दोस्तों क्रॉस चेक। ठीक है, तो ये तो आप जानते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, शेयर करते रहे, एक बार झूम कर शेयर कर दीजिए। 8वां, ठीक है, जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतनी ज्यादा संख्या बढ़ेगी, तो आपको भी सीखने और मुझे सिखाने में दोस्तों आनंद आएगा। क्या कह रहा है, रुपये 40,000 का 8.5%, 8/2% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको। बहुत आसान प्रश्न दोस्तों है, और आपसे कह रहा है 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या दिया है, ध्यान समझिएगा। दिया है, लिख लीजिए पहले, दिया है। तो दिया क्या है दोस्तों, क्या कह रहा है, 40,000 रुपये का 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो मूलधन यानी कि मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, यानी कि P = कितना, 40,000 रुपये। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर से यानी कि रेट दे रखी R = कितना, 8.5%। यानी दोस्तों इसको चेंज करेंगे तो 8 × 16 = 17, यानी 17/2% हो गया। ठीक है, 8 × 16 = 17/2% हो गया। और समय T, टाइम कितना दोस्तों, 4 वर्ष है। कितना, 4 वर्ष। दोस्तों आप जानते हैं क्या पूछा, क्या, साधारण ब्याज $? दोस्तों साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज PRT/100, यही तो होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए। P की वैल्यू दोस्तों कितनी, 40,000 इंटू R दोस्तों कितना आपका, 17/2 इंटू T कितना दोस्तों आपका 4 अपान कितना, 100। ध्यान समझिएगा, ये 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, 2 × 2, 2 दूना 4 कट गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 17 चक्कू कितना, 68 हो गया, और 2 0 ये हो गए, गुड़े 17 चक्कू, अच्छा 1 मिनट, हाँ 17 चक्कू 68 हो गए, गुड़े कितना, 2 हो गया, 68। इससे मल्टीप्लाई करें तो 0 0, 8 दूनी 16 हो गया, और 2 छाक 12 क्या, 13,600 रुपये। तो दोस्तों फाइनल आप लिखिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, उसको लिख लीजिए। अतः साधारण ब्याज बराबर 13,600 रुपये। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों लास्ट में आंसर जरूर लिखिएगा। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से समझिए, 9 नंबर 9 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है A + B + C का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2A + B + C ब्रैकेट A - B - C प्लस A - B - C का होल ऑफ स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। या कहेगा को सरल कीजिए। गुणनखंड
कीजिए। वास्तविकता में दोस्तों इसको सरल करना, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। आपसे कह रहा है क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, मैं इसको लिखे दे रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस सी प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर। ये कह रहा है इसके गुणनखंड करने हैं। अब ध्यान समझिए, आप जानते हैं क्या, मैं लिखे दे रहा हूं नीचे, आप इसी के आगे लिखिएगा चूंकि, चलिए मैं यहाँ चूंकि आप जानते हैं क्या, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, सेम ऐसा ही है क्या, ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर कितना दोस्तों, ध्यान समझिएगा इसको, ए की जगह पर दोस्तों यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी और प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए और बी कितना दोस्तों, a माइनस बी माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। तो ध्यान समझिएगा, a की जगह पर दोस्तों हम क्या यूज करेंगे, इसके आधार पर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर और बी कितना दोस्तों, प्लस का a माइनस का b माइनस सी, ठीक है, का होल ऑफ स्क्वायर। बस इतना ही करना है। क्या करना है, ये दोस्तों यह वाला हमारा पूरा a है और यह वाला हमारा पूरा b है, तो a की जगह पर दोस्तों a प्लस बी प्लस सी रखा और b की जगह पर a माइनस बी माइनस सी रखा। ठीक है, अब ध्यान से, माइनस का b माइनस प्लस का b प्लस का c माइनस का c कट गया दोस्तों, बचा गया क्या हमारे पास, a प्लस a 2a का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर। दोस्तों यही हमारे इसके फैक्टर होंगे, यही दोस्तों हमारा सरल करना होगा। तो दोस्तों गुणनखंड लिखिएगा तब भी दोस्तों ऐसे करेंगे, चाहे सरल करने को आएगा तब भी दोस्तों ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट 10th नंबर, 10वां दोस्तों आपसे कह रहा है 9x क्यूब 9 है दोस्तों, 9x क्यूब माइनस का 45x स्क्वायर प्लस का 71x माइनस का 40 में 3x माइनस 8 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। में 3x माइनस 8 से भाग देकर भागफल ध्यान समझिएगा, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे, आपसे भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है, यानी कि इससे भाग करना है। तो 3x माइनस 8 से 9x क्यूब माइनस का 45x स्क्वायर प्लस का 71x, साथ में आप लगाते रहिए, आप साथ में लगा कहीं अटक जाइए तो देखिए, वरना साथ में प्रश्न को लगाइए। ठीक, कहीं डाउट तुरंत देखिए और फटाक से आंसर, फटाक हमसे करने से पहले आप फटाक से आंसर जरूर दीजिएगा। अब देखिए 3x माइनस 8 कितना, 9x क्यूब माइनस का 45x स्क्वायर प्लस का 71x माइनस का 40। ठीक है, अब आपको पता है जब भी आपको भाग करना हो तो हमेशा आपको पहले टर्म को क्या करना होता है, कट करना होता है, यानी कि सेम लाना होता है। यहाँ 9x क्यूब है, यहाँ 3x, यानी 3x में किससे मल्टीप्लाई करें कि 9x क्यूब मिल जाए, तो आपको पता है 3x से मल्टीप्लाई कर दें 3x स्क्वायर से, तो 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और x क्यूब हो गया। भाई यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1, आधार समान घाते जुड़ जाएंगे। यहाँ देखिए माइनस, यहाँ इसके पहले प्लस, कोई साइन नहीं तो प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस का कितना हो जाएगा, 8 3 24 x स्क्वायर, 8 3 24 x स्क्वायर। साइन बदलते हैं क्योंकि ये प्लस का इसलिए माइनस का, ये माइनस का इसलिए प्लस का, सेम सेम तो कट गए। अब देखिए ये माइनस का 45x स्क्वायर है प्लस का 24x स्क्वायर, यानी घट जाएंगे पर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाली डिजिट बड़ी है। तो 5 में से 4 का 1, यहाँ 2 21x स्क्वायर और प्लस का 71x हमने नोट कर लिया। अब इसको काटना है तो माइनस के कितना 7x है, माइनस के 7x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 3 21 माइनस का और x की मल्टीप्लाई से तो x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा कितना 7 8 56 x हो गया, 7 8 56 x होगा। ध्यान समझिएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, ये सेम सेम बढ़ गया। अब इस घट क्या ऐड, ये देखिए ये प्लस का ये माइनस का घट जाएगा, तो 71 है और 71 में से 56 घटाना है, यहाँ से हासिल लेंगे तो 11 में से 6 गया 5, यहाँ 6 बचा, 6 में से 5 गया 15x और यहाँ दोस्तों माइनस का 40। ठीक है, अब 15 इसको काटना है तो 3x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओनली प्लस के 5 से, तो प्लस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 और x हो गया और माइनस और प्लस माइनस कितना 8 5 40। तो देखिए यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं शेष, तो ये माइनस हो गया प्लस हो गया, ये कट गया हमारा, तो शेष पर कितना 0। तो लिखेंगे अतः भागफल बराबर, भागफल दोस्तों कितना है हमारा 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5
और शेषफल बराबर 0। ये दोस्तों हमारा आंसर होंगे। चलिए फटाफट नोट करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 11 नंबर। 11 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है एपी स्पर्श रेखा है। एपी स्पर्श रेखा है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है पीए की लंबाई ज्ञात कीजिए। पीए की लंबाई ज्ञात कीजिए। पीए की लंबाई ज्ञात कीजिए जहां ए स्पर्श बिंदु है। लिखा है जहां ए स्पर्श बिंदु है। जहां ए स्पर्श बिंदु, ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे दोस्तों इसको। ये भी दोस्तों हमारा आसान प्रश्न है, बहुत कठिन प्रश्न नहीं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसको। आपसे कह रहा है और चित्र भी बनाना, तो चित्र पहले बनाते हैं। चित्र आपको बना बनाया मिला है इसमें। ये हमारा वृत्त हो गया, ये इसका स्पर्श बिंदु से हो गई, ये हमारा इसका सेंटर हो गया, और ये दोस्तों क्या गया यहाँ से कट कर रहा। ये बिंदु P है, ये हमारी त्रिज्या, इसको इससे मिला दिया। ये दोस्तों O है, ये A है, ये आपको दे रखा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये बाहर वाला 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर इतना दे रखा है। तो आपसे कह रहा है पीए की लंबाई बताइए। आपसे कह रहा है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, पीए स्पर्श रेखा है। पीए दोस्तों जो हमारी क्या स्पर्श रेखा है, पीए की लंबाई ज्ञात कीजिए। और जहां ए स्पर्श बिंदु, आप जानते हैं स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए जब ये त्रिभुज हमारा कैसा बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो ध्यान से देखिए समकोण त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय से ये बात समझिएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों जब कोई समकोण त्रिभुज बन गया है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। भाई त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 2 भुजाएं पता, तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। दोस्तों क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण दोस्तों क्या, अच्छा कर्ण का स्क्वायर कह रहा है तो दोस्तों कर्ण क्या होगा 90 के सामने की दोस्तों जो भुजा होती है कर्ण होती है, मैंने पहले से बता रखा है। दोस्तों कितना हो जाएगा OP स्क्वायर बराबर कितना OA स्क्वायर और प्लस का दोस्तों कितना AP स्क्वायर। अब ध्यान समझिएगा OP दोस्तों हमारा कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर OA दोस्तों कितना है 5 का स्क्वायर और प्लस का AP स्क्वायर। अब ध्यान समझिएगा 13 का स्क्वायर 169, ये 25 प्लस AP स्क्वायर। इसको उठा के इधर ले आए तो 169 माइनस का 25 इक्वल टू AP स्क्वायर, ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो 144 आएगा, 144 AP स्क्वायर। यानी दोस्तों यहाँ से क्या AP बराबर निकालेंगे तो इधर अंडर रूट आएगा कितना 144। यानी दोस्तों क्या आएगा अतः फाइनल आंसर इसके बाद अतः AP बराबर दोस्तों कितना होगा 44, यानी 12 गुणे 12, 44 का दोस्तों यदि वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। ये दोस्तों 12 क्या सेंटीमीटर, चूंकि सबको सेंटीमीटर में इसलिए 12 सेंटीमीटर दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नोट करिए। तो दोस्तों यहाँ तक आपके क्या ये अति लघुत्तरीय प्रश्न हो गए। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों पर। किस पे? लघुत्तरीय प्रश्नों पर जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ध्यान समझिएगा, देखिएगा अति लघु के बाद लघुत्तरीय प्रश्न। चित्र तो बना लिया होगा ना। देखिए 12वां नंबर दोस्तों प्रश्न कह रहा है लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर में पूछा गया है, बहुत ही आसान पूछा गया, कह रहा है सरल कीजिए। सिंप्लीफिकेशन का है। देखिए क्या कह रहा है, क्या सरल करना है, इसको रख रहा हूं इतना आपसे सरल करने के लिए कह रहा है 3/4 की पावर -2 डिवाइड 2/3 की पावर -4, ठीक है। 3/4 की पावर -2, 2/3 की पावर -4, आपको इसको सरल करना है। देखिए तो दोस्तों कैसे करेंगे,
3/, ये क्या 3/4 की पावर -2। ये तो आपको, ये जैसे मैं जहाँ से नीला लिख रहा हूँ यहाँ से आपको उत्तर पुस्तिका में आपको सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे ही। अब ध्यान समझिए, ये मैंने आपको पहले से बता रखा है, यदि पावर किसी की माइनस में है तो अंश बटे हर दे रखा है, तो अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। यानी 3/4 है, इसको यदि हम 4/3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइड रहा, यहाँ भी दोस्तों से कर ले 2/3 है, इसका जो अंश है उसको हर बना दे, जो हर है उसको अंश बना दे, यानी कि 3/2 की पावर 4 हो गया। अब ध्यान समझिए, सॉल्व करिए। 4 की पावर 2 यानी कि 16 हो गया, ठीक है, और 3 की पावर 2 मतलब 9 हो गया, डिवाइड 3 की पावर 4 तो यानी कितना, 3 की पावर 4 यानी कि 81, 3 3 9 तो 27 81, और 2 की पावर 4 तो 16 हो गया। 2 की पावर 2 2 4 8 2 16। अब पलट दीजिए तो 16/9 गुणे 16 भाई जो भाग वाला होगा तो इसको पलटेंगे भाई, भाग का मतलब क्या होगा, ये 1 क्या आएगा तो 16/81 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? नहीं आई, मैं बता देता हूँ भाई। भाग को हटाते हैं तो क्या वो बट्टे में जाता है, जैसे लिखा हो 5 भागे, मान लेते हैं 2 लिखा है, उसको क्या 5/2 लिखते हैं कि नहीं, यानी कि ये जो भाग वाला है तो 5 गुणे 1/2 ऐसे तो लिखते हैं। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे तो कितना 1/81/16। अब देखिए मेन वाला तो बराबर ये हमारा बटा, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो 1/1 गुणे 16/81, तो 16 ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो इसके बाद देखिएगा, यानी भैया यहाँ क्या लिख सकते हैं, 16/9 गुणे 16/81। आप ध्यान से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 गुणे 16 कितना होता है 256, और 9 गुणे 81 कितना 729, ये 200 हमारा फाइनल आंसर हो गया भाई। 9 एकम 9 हो गया, 9/72 होगा। चलिए नोट करिए फटाफट। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 नंबर देखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है 13 नंबर, और हर बार दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा 13 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है, लगभग हर बार ऐसा प्रश्न आता है, 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, यानी कि जो 50 आदमी है उनकी कार्य क्षमता कितनी है, 40 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं। बताइए 30 आदमी कितने दिन बाद हटा दीजिए, बताइए 30 आदमी कितने दिन बाद हटा दिए जाएं कि शेष काम 75 दिनों में समाप्त हो जाए, कि शेष काम 75 दिनों में समाप्त हो जाए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है कि 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, यानी 50 आदमी है उनकी कार्य क्षमता है कि 40 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए 30 आदमी कितने दिन बाद हटा दिया जाए कि शेष काम 75 दिन में हो जाए। दोस्तों मान लेंगे, माना 30 आदमियों को x दिन बाद हटा दिया जाए, माना 30 आदमी को x दिन में हटा दिया जाए। तो जब x दिन में हटा दिया जाएगा तो दोस्तों कार्य कितने दिन में होगा, तो 50 आदमी शेष काम को कितने दिन में करेंगे, 50 आदमी शेष काम को 50 आदमी शेष काम को 40 माइनस x दिन में कर रहे होंगे। ठीक है, क्या माना 30 आदमी एक काम को x दिन में करते हैं, जब दोस्तों हम क्या 50 आदमी, तो 50 आदमी शेष काम को दोस्तों कितने दिन में करें, 40 माइनस x दिनों में कर रहे होते हैं, 40 दिन में कर रहे होते हैं। ठीक है, कितने दिन में कर सकते, 40 माइनस
x दिन में कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। तो एक साइड में आदमी हो जाएगा और एक साइड में दोस्तों क्या दिन हो जाएंगे। अब ध्यान समझिए, आदमी दोस्तों कितने 50, तो दोस्तों कितने दिन 40 माइनस x दिन काम चलेगा। साफ कर देंगे क्या 30 आदमी कितने दिन बाद हटा दिए जाते हैं, जब 30 आदमी हटा दिए जाएंगे तो कितने आदमी बचेंगे 20, तो 20 आदमी जब बचेंगे तो क्या शेष काम 75 दिन में हो जाएगा। बस समझना यहीं पर है क्या, जब 50 आदमी है तो एक काम को 40 दिन में कर सकते, मतलब एक काम को 40 दिन में कर सकते, ये इनकी कार्य क्षमता है, ठीक है। और कह रहा है मैंने माना कि 30 आदमी को x दिन बाद हटा दिया जाए, तो 30 आदमी को x दिन में हटा देंगे तो 50 आदमियों की कार्य क्षमता 40 दिन में, जब आदमी हट जाएंगे दोस्तों कितने 30 आदमी हट जाएंगे तो 40 में 1 दिन में कर पाएगा, और 30 आदमी हटने पर आदमी बचे 20 तो काम को 75 दिन में कर पाएगा, ठीक है। तो यानी कि जब आदमी हट जाएंगे तो 50 आदमी उसी काम को 40 में 1 दिन में कर पाएगा। आप ध्यान समझिएगा, ये क्या समानुपात का विलोमानुपाती का प्रश्न दोस्तों हो गया, उल्टा हो गया। अब विलोमानुपाती अब लगाना तो आता ही है भाई, जब आप सामान्य समझे, सामान्य भाषा, जब आदमी बढ़ेंगे, जैसे आपके घर में कोई काम चल रहा है तो जैसे काम है तो मान लेते हैं कि जब आप 5 मजदूर लगाएंगे तो काम कुछ कम होगा, और मान लेते हैं एक ही काम है, एक काम आपके घर में फिक्स है, ठीक है, जो काम फिक्स है मान लेते आपने 5 मजदूर लगाया तो उस काम को दोस्तों 5 मजदूर करेंगे, मान लेते 10 दिन में करते हैं। अब आप मान लेते 10 मजदूर लगा लें तो उस काम को जो 5 आदमी 10 दिन में कर रहे थे, जब आपने आदमियों की संख्या बढ़ा दी तो क्या दिनों की संख्या कम हो जाएगी, नहीं 10 दिन के अंदर कम ही काम होगा। वही चीज क्या है, जब आदमी दिन है तो विलोमानुपाती होता है, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसको 50:20, और समानुपात लगाएं या बराबर लगाएं कितना 75:40 माइनस x, इतनी बात क्लियर हो गया। 75:40 माइनस x क्या 50:20, देखिए ऊपर से लिखा या 75:40 माइनस x, यानी कि 50/20, चाहे तो यहाँ समानुपात भी लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर बराबर कितना 75/40 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 कट गया ना, ये 0 कट गया। अब क्या बचेगा आपके पास, इसके बाद मैं इधर सॉल्व करता हूँ। देखिए 5/2 इक्वल टू 75/40 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 × 20 200 माइनस का 5 की मल्टीप्लाई से 5x बराबर 75 दूना 150, 150 हो गया। 5x को उठा के उधर भेजिए, 150 को उठा के इधर लाइए, तो 200 माइनस 150 बराबर 5x, यानी कि दोस्तों कितना बचेगा, खाली 50 बचेगा ना, 50 बराबर 5x, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 50/5, यानी कि 5 × 5 5 × 50, x बराबर 10 दिन। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो नीचे अतः करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अतः क्या लिखेंगे, अतः 30 आदमी को 10 दिन बाद हटा दिया जाए तो 50 आदमी शेष काम को कितना 40 में 1 दिन में कर सकते हैं, अर्थात 30 दिन में कर सकते हैं, 40 में 1 दिन मतलब 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए। तो आपसे पूछा क्या था कि 30 आदमी को कितने दिन बाद हटा दिया जाए, 30 आदमी को कितने दिन बाद हटा दिया, 10 दिन बाद हटा दिया जाए तो सारा काम हो जाएगा। चलिए तो 75 दिनों में समाप्त हो जाएगा। अगला देखिएगा 14 नंबर, 14 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ठीक, धैर्य से लगाइएगा, परेशान मत हो। ये पता चला कि सर इतना 1 घंटे में कैसे करेंगे, तो यदि यहाँ परेशान होंगे तो फिर वहाँ तो आपको पेपर करना है, इसलिए ईमानदारी के साथ और धैर्य के साथ लगाइए। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका में बोला गया थी कि माध्यिका एवं बहुलक ज्ञात कीजिए, माध्यिका एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे दोस्तों, आपको टेबल बनी मिलेगी, इसमें एक टेबल क्या बनी उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। टेबल बनी है, आयु दे रखा है एक साइड में और उसके नीचे दोस्तों दे रखा है विद्यार्थी। ध्यान समझिएगा, देखिए आयु में दोस्तों 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ठीक है। विद्यार्थी की संख्या 4, 3, 5, 4, 4, 3। अब ध्यान समझिएगा, इसके हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे,
ध्यान समझिएगा, माध्यिका कैसे याद करेंगे। हो गया, नोट कर लिया ना। दोस्तों शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो, जो हमारी बात कही हुई आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। ध्यान समझिएगा, आपसे क्या क्या कह रहा है, एक साइड में आयु है, एक साइड में क्या विद्यार्थी है, दूसरे यहाँ क्या निकालेंगे, इधर संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। हमको लगा ये भी पढ़ने आए भाई। चलिए आयु दोस्तों कितना, 11, 12, 13, 14 और 15, इसके बाद 16। 11 में दोस्तों 4 विद्यार्थी हैं, 12 में 3, 13 में 5, 14 में दोस्तों 4 और 15 में 4 और 16 में 3। ठीक है, ऐड कर लीजिए, 4 4 3 7, 7 5 12, 12 4 दोस्तों 16 और 16 4 20 और 20 3 23 होगा। यानी दोस्तों क्या आ गया, देखिए पदों की संख्या दोस्तों यहाँ कितनी होगी, मैं इसके बाद यहाँ लगाता हूँ, आप टेबल बना लीजिएगा। इसके बाद टेबल बनाना आता है ना, इस तरीके से दोस्तों क्या आप टेबल बनाइएगा, पता चला टेबल भी ना बनाए, ये इस तरीके से टेबल बनेगी। ठीक है, ये टेबल आपकी बन गई। अब देखिए ये दोस्तों क्या हो, यहाँ पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या n बराबर, यहाँ भी जोड़ेंगे तो 23 ही आएगा, देखिएगा जोड़कर। ठीक है, यहाँ तो 23 आ गया, यानी कि n और n कैसा दोस्तों, हमारी विषम संख्या है, विषम संख्या। और दोस्तों जब विषम संख्या आता था तो क्या निकालना होगा, माध्यिका। तो माध्यिका बराबर दोस्तों क्या होता है विषम संख्या के लिए, माध्यिका बराबर होता है क्या, n+1/2वां 2वें पद का मान, 2वें पद का मान, या 2वां पद भी लिख सकते हैं, यानी कि बात वही है। तो n दोस्तों हमारा कितना है, 23 है, तो 23 + 1/2 वें पद का मान। अब ध्यान समझिएगा, 23 है कितना दोस्तों, तो 24/2 वें पद का मान, यानी दोस्तों कितना, 2 एकम 2, ये 2 लिखा है 12, यानी कि तो ज़्यादा खिचड़ी हो गया भाई, कितना 24/2, ब्लैक्स काटता हूँ, 2 एकम 2, 12 हो गया, यानी दोस्तों क्या 12वें पद का मान, 12वें पद का मान। अब देखेंगे 12वां पद किस में आएगा, तो 12वां पद दोस्तों कितने में आएगा, देखिए 12वां पद 12वें वाले में सिंपल सी बात है, तो 12 वाले कितना है दोस्तों, देखिए ये इसमें आएगा 12 5, यानी कि माध्यिका दोस्तों कितनी हो जाएगी भाई, जिसमें आता है संचयी बारंबारता देखते हैं, उसमें 12वां पद दोस्तों किसके सामने आ रहा है, 13, यानी दोस्तों क्या लिखेंगे 13। तो अतः माध्यिका बराबर 13। और यहीं पर देखिए बहुलक कितना होगा दोस्तों, बहुलक कितना, जो सबसे ज़्यादा बार आया तो बहुलक भी दोस्तों 13 आएगा। देखिए सबसे ज़्यादा विद्यार्थी कितने हैं आपके इसमें, 5 विद्यार्थी हैं, 13 वाले पे आयु है, तो अतः बहुलक बराबर भी 13, बहुलक बराबर 13, दोनों 13 13 आएंगे, 200 हमारे आंसर हो गए। ठीक है, लिख सकते हैं क्या, चूंकि क्या सबसे ज़्यादा दोस्तों कितने विद्यार्थी 5 हैं, जो क्या जो आयु वर्ग 13 में आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा विद्यार्थी 5 हैं जो आयु वर्ग 13 में आते हैं, इसलिए इसके आप बहुलक बराबर 13 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए नोट करिए फटाफट। फिर दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 14। अच्छा 14 तो जो 15 की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिए, दिख रहा है ना दोस्तों, ठीक है 15 देखेगा, बस धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना है आपको। देखिए थोड़ा मैं फास्ट करा रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ कि 1 घंटे के अंदर आप सॉल्व भी कर लें और मैं भी आपको 1 घंटे के अंदर लगभग सॉल्व करा के दिखा दूँ। ठीक है, मैं प्रश्न भी लिख रहा हूँ और सॉल्व भी करा रहा हूँ, तो आप इसका मतलब क्या 1 घंटे में आपको सिर्फ सोल्यूशन करना होगा वहाँ पर। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप कर सकते हैं, बस प्रयास जरूर करिए। 14 नंबर देखिएगा, 14 तो हो ही चुका, 15 नंबर ना, 15 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये, एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये तथा बाजार मूल्य 10 रुपये का है।
10 रुपये तथा बाजार मूल्य 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये प्रति शेयर बताया गया हो। प्रति शेयर बताया गया हो। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है तो क्रेता को 200 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना होगा। तो क्रेता को 200 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना होगा। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है क्या भाई चला गया। आगे कहता है शेयरधारी को क्या लाभ होगा तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था। जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है पर आसान है, ध्यान समझिएगा। कैसे करेंगे इसको रब करो। ध्यान समझिए कैसे करेंगे, नोट करिए फटाफट। कह रहा है यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये और बाजार मूल्य 50 रुपये प्रति शेयर बताया गया हो तो क्रेता को 200 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना होगा। शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा। तो दोस्तों लिखेंगे एक शेयर का अंकित मूल्य बराबर, ध्यान समझिएगा, लिखिएगा कि एक शेयर का क्या दिया है, दिया है एक शेयर का अंकित मूल्य बराबर दोस्तों ₹10। ये तो कहा था अंकित मूल्य दोस्तों कितना हो 10 रुपये। आगे का एक शेयर का बाजार मूल्य, एक चाहे वैसे भी लिख लीजिए ऐसे भी लिख सकते, एक शेयर का बाजार मूल्य बराबर दोस्तों कितना 50 रुपये। ठीक है, अब 100 शेयरों का दोस्तों हम क्या निकाल लेते हैं, बाजार मूल्य। हो गया था ना। चलिए अब ध्यान समझिए, शेयरधारी ने 200 शेयर खरीदे बराबर, यानी जिसने शेयर लिए, जिसने शेयर खरीदा 200 शेयर खरीदा, एक शेयर दोस्तों कितने का 10 रुपये का, इसलिए 200 शेयर कितने हो जाएंगे 2000 के। मैं उसी के आगे लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्रेता ने 200 शेयर खरीदे बराबर, क्रेता ने 200 शेयर, मतलब शेयरधारी ने जब शेयर खरीद लिए इस रेंज में फिर बेच दिए, इसलिए कह रहे हैं क्रेता ने 200 शेयर खरीदे बराबर कितने 200 गुणे 50, यानी 200 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10,000, 5 दूनी 10 हो जाती है 0। आप ध्यान समझिए, लाभ पूछा, लाभ निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, शेयरधारी का लाभ बराबर हो गया, शेयरधारी का लाभ बराबर अतः लिख लीजिए, अतः शेयरधारी का लाभ बराबर, अब देखिए लाभ तो शेयरधारी लिखा ही नहीं, शेयरधारी का लाभ बराबर। दोस्तों लाभ कैसे निकालेंगे, देखिए
शेयर उसने 2,000 रुपये के खरीदे, बेचे किसने, कितने में, 10,000, तो लाभ ही होगा कि नहीं। तो रुपये 10,000 में से रुपये 2,000 घटा दीजिए दोस्तों, क्या बचेगा। आप इसके नीचे भी ले सकते हैं, मैं आगे लिख देता हूँ कितना, 10,000 में से 2,000 जाएगा 8,000। ये एक तो आंसर ये आ गया। उसके बाद पूछा था शेयरधारी को क्या लाभ होगा, तो लाभ तो आपने बता दिया कि 8,000 होगा, जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा। उसके क्रेता को 200 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना होगा, तो क्या लिखेंगे, अतः आ चुका था, क्रेता को 200 शेयर के लिए मूल्य देना होगा बराबर कितना, 10,000। ठीक है, ये दोनों हमारे आंसर आ गए। तो देखने में थोड़ा भारी भरकम लगता है प्रश्न, पर आसान होता। चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 15 के बाद दोस्तों कितना, 16 नंबर। दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, 16 कह रहा है आपसे, एक घनाकार टंकी की भीतरी भुजा, एक घनाकार टंकी की भीतरी भुजा 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। आगे दोस्तों आपसे कहता है टंकी पानी से पूरी भरी है, टंकी पानी से पूरी भरी है। उसके आगे फिर से कह रहा है यदि उसमें 7 लीटर पानी निकाल लिया जाए, यदि इसमें 7 लीटर पानी निकाल दिया जाए, ठीक है, तो टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा, तो टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। ध्यान समझिएगा, ये भी आसान प्रश्न, बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, पर ऐसे भी दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछेगा जाते 2023 में आए ही हैं, अभी ज़्यादा दिन हुए भी नहीं, इसलिए दोस्तों लगा के जाइएगा ऐसे प्रश्न। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। अच्छा एक चीज़ और देखें, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर दे रखा है, 1 लीटर बराबर आपको क्वेश्चन में 1000 घन सेंटीमीटर, ठीक है, इधर नोट करिए। कह रहा एक घनाकार टंकी की भीतरी भुजा 30 सेंटीमीटर है, टंकी पानी से पूरी भरी, जो घनाकार टंकी है वो पानी से पूरी भरी है। यदि उसमें 7 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रहेगा, यानी जो घनाकार टंकी थी वो पूरी भरी थी, उसमें से 7 लीटर यदि पानी निकाल लें तो टंकी की ऊंचाई कितनी होगी, यानी कि टंकी में कितनी ऊंचाई तक पानी भरा होगा, वो हम आपको याद करना है। तो ध्यान समझिएगा, क्या दिया है घनाकार टंकी की भुजा, भीतरी भुजा बराबर 30 सेंटीमीटर चाहिए। क्या हमें इसका आयतन चाहिए, तो दोस्तों क्या लिखेंगे, घनाकार टंकी का आयतन बराबर घनाकार टंकी का आयतन। और जानते हैं दोस्तों घनाकार कोई भी चीज़ होती है उसका आयतन क्या, भुजा क्यूब होता है। और भुजा दोस्तों यहाँ पर कितना है, क्या इसको यदि हम ए मान लें तो यानी कितना a क्यूब, और a क्यूब मतलब दोस्तों क्या 30 का क्यूब, और 30 का क्यूब मतलब कितना 3 3 9 27, और 27 कितने 0 1 2 3 0, इतना घन सेंटीमीटर।
या सेंटीमीटर क्यूब, 27,000 घन सेंटीमीटर। समझ पाए कि नहीं भाई? 30 × 30 × 3 बार करेंगे। अब ध्यान समझ, इतनी बात समझ में आए कि नहीं? अब क्या करा, टंकी पानी से पूरी भरी गई, इसमें से 7 लीटर पानी निकाला गया। तो पानी निकाला गया और टंकी से पानी निकाला गया बराबर 7 लीटर। आप जानते हैं क्या 1 लीटर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, इसलिए 7 को 1000 से यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि टंकी से कितने घन सेंटीमीटर पानी निकाला जाएगा? 7000 घन सेंटीमीटर। जो टंकी में 21,000 घन सेंटीमीटर दोस्तों जो पानी था, उसमें 7000 घन सेंटीमीटर पानी दोस्तों निकाल लिया गया। आप ध्यान समझिएगा, तो टंकी में शेष पानी कितना बचेगा? टंकी में शेष पानी का आयतन, टंकी में शेष पानी का आयतन कितना दोस्तों? 27,000 में से 7,000 घटा देंगे दोस्तों, कितना बचेगा? उससे क्या लिख दो? 2000 नहीं, 2000 27,000 तो 20,000 घन सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए, ये इतना पानी बचा, देखिए इतना टंकी में पानी बचा है। अच्छा आप ध्यान समझिए, टंकी में इतना पानी बचा है, उसके नीचे दोस्तों लिखिएगा क्या? टंकी में पानी निकालने के बाद टंकी में पानी की ऊंचाई दोस्तों कितनी होगी? माना टंकी में पानी निकालने, अच्छा टंकी पे शेष, अच्छा यदि माना टंकी में पानी निकालने के बाद टंकी की पानी की ऊंचाई h मान लेते हैं, तो देखिए टंकी में शेष पानी दोस्तों कितना बचा? 30। टंकी में शेष पानी कितना होता? 20,000 बचा, 20,000 सेंटीमीटर। तो मैंने माना टंकी में पानी निकालने के बाद क्या माना? टंकी में पानी निकालने के बाद टंकी की ऊंचाई, 1 मिनट, टंकी में पानी निकालने के बाद टंकी में पानी की ऊंचाई कितनी बची? मान लेते हैं कि h बची जाके दोस्तों। तो दोस्तों जो h बची जाके, तो इस h की हम वैल्यू निकाल लें। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, h बची जाके, और h की दोस्तों हमारी क्या वैल्यू हमें निकालनी, तो h की दोस्तों वैल्यू निकालेंगे। अच्छा h काहे में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। और h की वैल्यू क्या होता है देखिए, अच्छा टंकी में शेष पानी का आयतन, तो पहली टंकी घनाकार थी, जब पानी कम पड़ जाएगा तो उसकी दोस्तों क्या हो गई? ऊंचाई दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। पर लंबाई चौड़ाई दोस्तों हमारी सेम रहेगी। तो लंबाई जैसे घनाकार है, जितनी उसकी लंबाई होगी उतनी उसकी चौड़ाई होगी, उतनी उसकी ऊंचाई होती है। भाई कोई घन है तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होती है। जब मैंने आपको घन सिखाया तो बताया था कि नहीं? यानी कि दोस्तों उसमें सिर्फ ऊंचाई कम पड़ी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई अभी भी बरकरार है। यानी इस टंकी में शेष पानी का आयतन दोस्तों कितना हो जाएगा? 30 × 30 × h बराबर कितना? 20,000। चाहे तो दोस्तों इस लाइन को हम बताएं जहां लिखा है सबसे ऊपर, देखिए यहाँ दिया है ना लिखकर, इस लाइन को सबसे ऊपर लिखिए। माना टंकी में पानी निकालने के बाद टंकी में पानी की ऊंचाई क्या करिएगा? दिया है मन लिखिएगा, मैं हटा ही दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। दिया है कि जगह पर सबसे ऊपर लिखिए, माना टंकी में पानी निकालने के बाद टंकी में पानी की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर, ये ऊपर सबसे लिख लीजिएगा। उसके बाद ये सेम टू सेम ऐसे नोट करिए, उसका टंकी में शेष पानी का आयतन बराबर कितना? 2000 घन सेंटीमीटर। उसके बाद इस लाइन को लिखना है। अब ध्यान समझिए, यहाँ h का मान निकालते हैं, तो h बराबर दोस्तों कितना? 20,000 है, 2000 नहीं, बार 2000 आ जाता है, जो गुणे में बटे में 30 × 30 काट लीजिए। तो इस जीरो से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना? 200/9, 200/9 डिवाइड कर लीजिए। तो देखिए कितना आएगा, जब डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, फिर 2 बचा 20 होगा, 9 दूनी 18 हो गया, पॉइंट लगाया 0.2, फिर ये आएगा सेंटीमीटर, यानी कि इतनी सेंटीमीटर ऊंचाई बची होगी। तो दोस्तों फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? अतः टंकी में पानी निकालने के बाद टंकी में पानी की ऊंचाई बराबर कितना? 22 सेंटीमीटर। चलिए नोट करिए और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो मैंने बताया कैसे नोट करना है वैसे ही नोट करिएगा।
17 नंबर दोस्तों देखिएगा, 17 नंबर, 17 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 17 नंबर प्रश्न। चित्र में देखिए आसान है ये, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र, ओ वृत्त का केंद्र है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है एंगल COA बराबर 130 डिग्री। तो एंगल ABC तथा एंगल ADC का मान बताइए। एंगल ABC तथा एंगल ADC का मान ज्ञात कीजिए या बताइए। चित्र बना मिलेगा, अभी बनाते हैं दोस्तों। बस इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न और, बस समाप्त। ध्यान समझिए, चित्र बना मिलेगा आपको, कैसा बना चित्र ध्यान समझिएगा। ये दोस्तों हमारा वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र O है, ठीक। A यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D, ठीक है। ये 130 डिग्री दे रखा है। अब ध्यान समझिएगा, आपसे पूछा है वो वृत्त का केंद्र एंगल COA, तो COA बराबर 130 डिग्री। आपसे पूछा क्या है ABC, ये वाला एंगल पूछा है, और ADC, चित्र समझ गया ना, ये सीधी लाइन है, ये यहाँ से सीधी पड़ी है, उसके बाद ये सीधी गई, ये पता चला इसमें चिपकाने गए है, ठीक है। का मान बताना है, तो ध्यान समझिएगा। आप जानते हैं चूंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण बराबर, चूंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। क्या, ये तो आप जानते हैं पहले से, यानी दोस्तों क्या लिखते हैं एंगल COA बराबर 2 गुणे, नहीं हाँ ठीक, 2 गुणे एंगल क्या पूछा है आपसे ADC, देखिए केंद्र पर ही परिधि पर, तो देखिए COA कितना दोस्तों आपका 130 डिग्री, तो बराबर 2 गुणे एंगल ADC, यानी कि एंगल ADC बराबर जो गुणे में दोस्तों कहाँ जाता है बटे में, ये D लिखा दोस्तों, जो गुणे में बटे में, यानी कि 130 बटे 2, काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 छाक 12, 2 पंचे 10, यानी कि एंगल ADC बराबर 65 डिग्री। अब ध्यान समझिए, चूंकि देखिए अब ये तो निकल गया, अब एंगल हमारे ABC चाहिए, तो ध्यान समझिए, चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, और आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, भुजाओं का नहीं कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्या, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल दोस्तों क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ध्यान समझिएगा, तो ध्यान से देखिए एंगल दोस्तों ABC प्लस एंगल ADC प्लस एंगल ADC बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आपको चाहिए क्या, कोण ADC का मान चाहिए, तो ADC यहाँ आ चुका है, कोण ABC का आपको क्या है, कोण ABC, अच्छा ADC तो निकाल चुके, ABC का मान चाहिए, ABC का मान चाहिए, और ADC तो आप निकाल चुके हैं, तो ADC की जगह पर दोस्तों क्या है 65 डिग्री रख देंगे, तो कोण ABC का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे एंगल ABC प्लस 65 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गया, ठीक भैया। अब ध्यान समझिए, इसके बाद इधर देख लीजिएगा, तो एंगल ABC बराबर 180 डिग्री माइनस का 65 डिग्री, घटा लीजिए इसमें से,
तो एंगल ए बी सी बराबर कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ से 5 और यहाँ कितना 7 में से 1 गया 115 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों क्या लिखेंगे, अतः एंगल ए डी सी बराबर 265 डिग्री आया देखिए, और एंगल ए बी सी बराबर कितना 115 डिग्री। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न लगाएंगे, और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों लगभग हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला दोस्तों कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन। ये दोस्तों अंतिम प्रश्न है आपका। ठीक है, 18 नंबर दोस्तों देखिएगा। 18 नंबर भैया आपसे कह रहा है 16,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 16,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आगे दोस्तों इसमें कह रहा है जबकि ब्याज छमाही दे है, जबकि ब्याज छमाही दे हो। अब ध्यान समझिए कैसे लगाएंगे ऐसा प्रश्न दोस्तों, जब ब्याज छमाही दे होगा तो कैसे लगाते हैं दोस्तों, ध्यान समझिएगा। छमाही का मतलब 6 महीने पर। अब भैया ध्यान से देखते रहिएगा, बस अंतिम प्रश्न है, थोड़ा सा और इंतजार करिए और बस समाप्ति होने वाला है। तो ध्यान से देखिए भैया, आपसे कह रहा क्या, 16,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात की, जबकि ब्याज छमाही दे हो। तो छमाही जब ब्याज दिया होता है तो कैसे करते हैं दोस्तों, ध्यान समझिएगा। दिया है क्या दोस्तों, P बराबर मूलधन यानी कि P बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 16,000 रुपए। ठीक है, और वार्षिक ब्याज दर कितना दोस्तों हो जाएगा, दर यानी कि रेट R बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 10%, और 10% दोस्तों इसका आधा करेंगे, क्योंकि दोस्तों क्या ब्याज छमाही दे, इसलिए दर को आधा करते हैं। 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यानी दोस्तों 5% आ गई दर। ठीक है, उसके बाद देखिए समय को दोस्तों जितना दे रखा हो, समय कितना हो जाएगा, समय T। अब देखिए 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष है, 1 सही 1/2, 1.5 वर्ष है। ध्यान समझिए, छमाही की बात कर रहा है, यानी कि 1 वर्ष में कितनी छमाही होंगी, 2 छमाही होंगी, और आधा साल मतलब आधा साल यानी कि कितना, 1 छमाही, यानी टोटल दोस्तों 1.5 वर्ष में कितनी छमाही, भाई 1.5 वर्ष में कितना 18 महीने होंगे, और 6 महीने की छमाही होते हैं, तो 6 3 18 यानी कि 3 छमाही हो जाएगा कि नहीं, समय 3 छमाही हो गया। बात समझ में, चाहो तो लिख सकते 1.5 वर्ष समय है, लेकिन 3 छमाही गिना जाएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं क्या, A बराबर होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 T। यहाँ स्मॉल भी यूज करते हैं, R और T स्मॉल भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। A बराबर P दोस्तों आपका कितना 16,000 हो गया। ठीक है, 1 + R दोस्तों कितना आपका होगा 5/100 T दोस्तों 3 हो गया। अब ध्यान समझिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और दोस्तों कितना होगा 20 होगा कि नहीं हो गया। अब देखिए A बराबर 16,000, ठीक, ब्रैकेट में 1 प्लस क्या बचा 1 + 1/20 होल पावर 3। इसके बाद मैं इधर सॉल्व करता हूं, इधर देखिएगा। अब भैया देखिए A बराबर 16,000, ठीक, ब्रैकेट में देखिए कितना 20, और इसकी एलसीएम लेंगे तो एक एलसीएम का 20 से कम 20 है 21/20 की पावर 3। ये समझ पाए कि नहीं, 21/20 कैसे होगा भाई, 20 लासा लेंगे, तो जब 20 लासा लेंगे इसके नीचे 1 मान सकते, 1 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ गया, 20 प्लस ऊपर 1 तो 20/21, 20 + 1 यानी कि कितना 21/20 हो गया। इतनी बात समझ में आया कि नहीं। अब ध्यान समझिए, A बराबर कितना 16,000 गुणे 21/20 कितनी बार 3 है पावर, तो 3 बार लिखेंगे, तो 21/20 और 21/20। अब ध्यान समझिएगा, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, काट लीजिए, 2 एकम 2, ठीक है, 2 8 2 एकम 2 का 2 8 16, 2 एकम 2 2 चक्कू 8, ठीक है, और 2 एकम 2 2 दूना 4। अब ध्यान समझिएगा कितना हो जाएगा 2 गुणे, अच्छा 21 गुणे 21 करता था 441 होता है, गुणे 21 कर लिया,
कैलकुलेशन जितना कोशिश करें आसान हो जाए। मैंने क्या किया, 2 लिख लिया और 21 गुणे 21 कर लिया, तो 21 और गुणे 221 कितना हो गया, 441 हो गया, और गुणे 21 कर लिया। और चाहो तो 21 दूना कितना, चाहें तो इस 2 की मल्टीप्लाई 21 से ऐसे कर ले, थोड़ा और आसान कर लें। देखो 2 की मल्टीप्लाई 21 से करें तो कितना होगा, 42 हो जाएगा, गुणे 21 गुणे 21 441 होता है। अब देखिए 441 की मल्टीप्लाई दोस्तों कितना, 42 से कर देंगे तो कितना 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 भाई देखो 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, और 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 17, 2 और 8 4 12 और 8 और 6 14 1 15 और ये 8 1 18,522। ए बराबर दोस्तों कितना का 18,522 रुपये आ गया। ये ए की वैल्यू आ गई। अब ध्यान समझिए, ये हमारा ए होता चाहिए, ए है क्या वास्तविकता में हमारा, ये तो आप जानते हैं क्या मिश्र धन होता है कि नहीं होता, मिश्र धन, इससे तो आप परिचित हैं क्या, मिश्र धन हमारा है। अब ध्यान समझिएगा, ये मिश्र धन आ गया, पर आपसे पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों आप क्या जानते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू चक्रवृद्धि ब्याज बराबर दोस्तों जो होता है क्या, a माइनस पी। ए मतलब क्या, मिश्र धन माइनस मूलधन, चाहे तो लिख सकते हैं मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन दोस्तों हमारा कितना 18,522 माइनस का मूलधन दोस्तों कितना 16,000 घटा लीजिए तो दोस्तों कितना बचेगा 18,522 में, यानी कि 2,522 रुपए, यानी दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो लिख लीजिएगा अतः फाइनल आंसर, अतः चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 2,522, बढ़िया ब्रैकेट बंद करके आंसर तो मैंने लिख ही दिया। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, नोट करिए दोस्तों। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर 2023 को सॉल्व कराया, थोड़ा आपको देखने में थोड़ा भारी भरकम लग रहा होगा, तो कुछ प्रश्न ऐसे थे लघुत्तरी में, तो थोड़ा उसका स्तर हाई था, पर मैंने हर टाइप के प्रश्न आपको कराए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इससे कठिन पेपर बनने वाला नहीं है, पर आपकी तैयारी बेहतर होना चाहिए। जितना मैंने आपको सिलेबस कराया, यदि आपने पूरा मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस देखा है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैंने जितने सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं उन सभी प्रैक्टिस सेट को यदि आप आसानी से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और प्रीवियस ईयर के पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं दोस्तों। ये सब आपको देखकर जाएंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं। आप अच्छे से जाइए, अच्छे से एग्जाम देंगे दोस्तों तो आनंद आएगा, पर प्रैक्टिस अच्छे से, सिलेबस अच्छे से देखा हो, और नहीं सिलेबस देख पाए, अब इतना समय नहीं कि आप सिलेबस देख पाए, पर प्रैक्टिस से दोस्तों जरूर देखिएगा, और दोस्तों प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर लगाइएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें समझ में आए होंगे दोस्तों। तो एक बार झूम कर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि हर मित्र तक दोस्तों यह वीडियो पहुंच सके। कहते हैं कर भला तो होगा भला, इसलिए जैसे आपका भला हो रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ऐसे दोस्तों क्या दूसरे मित्रों को भी देखने के लिए आप शेयर करिए, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में देखें। और क्या कहते हैं, जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना मुझे आपको सीखने, मुझे सिखाने में दोस्तों मजा आने वाला है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, और आप सभी मित्र लगातार प्रैक्टिस जरूर करते रहें, ठीक है। तो आप दोस्तों आपकी अगले प्रीवियस ईयर के पेपर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।